गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदूराज के साथ। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, आज हम लोग इस चैप्टर को लास्ट करेंगे, जिसमें आज हम लोग बहुत छोटा सा एक टॉपिक बच गया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस छोटे से वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक को आज हम लोग स्टडी करेंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो यहाँ पर छोटे मोटे क्वेश्चन तुमको मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हेडिंग लगाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्यू मतलब इक्वल, पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा चार्ज के अगल बगल एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा हाइपोथेटिकल सरफेस जहां ईच एंड एवरी पॉइंट पर यदि पोटेंशियल इक्वल हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा हाइपोथेटिकल सरफेस जहां हर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वल हो, ऐसे हाइपोथेटिकल सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। मीन्स यदि हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन करनी हो तो किस प्रकार से बोलेंगे कि दैट हाइपोथेटिकल सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर। किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा हाइपोथेटिकल सरफेस, क्योंकि ये सरफेस आपका हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि हम मान लो, सपोज करो कि हमने देखा किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग शो कर रहे थे KQ/R से। अब सपोज करो कि हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है। फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, ये आइसोलेटेड का मतलब है कि इस पॉइंट चार्ज के अगल बगल कोई दूसरा चार्ज मौजूद नहीं है। हाँ, ये हमारा पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज भी हो सकता है। सपोज करो कि हमारे पास कोई Q अमाउंट का कोई एक चार्ज है, एक Q अमाउंट का। क्लियर। मान लिया पॉजिटिव चार्ज ही है, पॉइंट चार्ज है। तो इसके लिए जरा बताओ कि हम यहाँ एक हाइपोथेटिकल सरफेस बना लिया, स्फेरिकल मोड में बनाया है। तुम सहमत हो क्या कि इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि हर पॉइंट के लिए ये हमारा डिस्टेंस r, इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस r, इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस r, इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस r, हर पॉइंट के लिए डिस्टेंस हमारा सेम होगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालोगे, फॉर्मूला यही KQ/R। इस पॉइंट पर तुम पोटेंशियल निकालने लगोगे, फॉर्मूला यही चलेगा KQ/R। तुम सहमत हो कि हर पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने चले तो हर पॉइंट के लिए चार्ज वही है और हर पॉइंट पर चार्ज से जो उसका डिस्टेंस इक्वल है। बहुत स्पष्ट है यार कि इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। इसका मतलब है कि इस हाइपोथेटिकल सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कह रहे हैं। इसलिए तो डेफिनेशन में कह रहे हैं कि दैट हाइपोथेटिकल सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर। सपोज करो कि इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट हैं सबका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल ऐसा हमने मान लिया कि 10 वोल्ट है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर एक और दिखा रहे इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ भी तुम समझ सकते हो कि इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे यहाँ पर भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। क्यों सेम होगा?
क्योंकि चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस r यहाँ भी सबके लिए इक्वल है, तो ये भी हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं, ये भी हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है, और भी हो सकते हैं, और स्फीयर ऐसे तुम दिखा सकते हो। सपोज करो कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं सबका पोटेंशियल है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लिया कि 8 वोल्ट। यहाँ पर सरफेस पे जितने भी पॉइंट हैं यहाँ भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम ही होना है, सेम होना है, तो मान लिया कि इस बार कितना है 6 वोल्ट है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट है सबका पोटेंशियल कितना हमने मान लिया 6 वोल्ट हो गया। और वो भी क्यों ना, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, इनके लिए डिस्टेंस कुछ था, इस बार डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है तो पोटेंशियल घटेगा, आर का टर्म डेनोमिनेटर में होता है, इस बार डिस्टेंस और बढ़ गया तो पोटेंशियल घटेगा। कितना तो समझ में आ रहा है, डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल का वैल्यू घटता है। ठीक है, यानी अगर हमसे किसी ने पूछा कि ज़रा आप बताइए कि आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का नेचर कैसा होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। स्फीयर्स, कई स्फीयर्स ऐसे हो सकते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो भी -10 वोल्ट, -8 वोल्ट, -6 वोल्ट होता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव होता है। मैटर ये नहीं है, हम करें किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में वह हाइपोथेटिकल सरफेस जहां हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो, ऐसे हाइपोथेटिकल सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। और हम लोग जो सीख पा रहे हैं कि अगर कोई आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज हो, चाहे वो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव आइसोलेटेड हो या फिर निगेटिव आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज हो, ध्यान रखना चाहिए कि पॉइंट चार्ज के लिए जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है आपका कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। ऐसे कई स्फीयर्स ऐसे हम चाहें तो लेते चले जाएं। अगर मान लो उसी प्रकार से अगर कोई लीनियर चार्ज हो, लीनियर चार्ज हो, केयर करना, लीनियर चार्ज हो, इसके लिए क्या होगा? जैसे मान लो एक हमारे पास कोई पतला वायर है या मान लो कोई पतला रॉड है। सपोज करिए कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, देखो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि इस पे चार्ज ओवरऑल टोटल चार्ज कितना है, Q है। तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? तो सिलिंड्रिकल मोड में होना चाहिए। क्या ये देखो, ये सिलिंड्रिकल मोड में होना चाहिए। R डिस्टेंस पर एक लाइन, यहाँ भी R डिस्टेंस पे एक लाइन, और इसको लेकर एक सिलेंडर हमने बना दिया। अब समझ सकते हो कि सिलेंडर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होना चाहिए, क्योंकि चार्ज और पॉइंट, आप समझ सकते हो कि यहाँ सिलेंडर पर जितने भी पॉइंट होंगे, आप देख रहे हो हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि लीनियर चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होना चाहिए? सिलेंडर होना चाहिए, सिलिंड्रिकल शेप में होगा। इसको भी ध्यान रखना चाहिए। और भी कई सिलेंडर बना सकते हैं, और भी कई सिलेंडर बना सकते हैं, समझ सकते हो। यहाँ भी इनफाइनाइट यहाँ पर सिलेंडर ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा नहीं है कि हर बार एक सिलेंडर ही होगा, हर बार एक स्फीयर ही होगा, हर बार एक कोई एक प्लेन होगा, ऐसा नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से यदि हमसे किसी ने पूछा कि, जरा ध्यान देंगे, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, केयर करोगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जानना चाहते हैं भाई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा रहता होगा। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइन से। तुमको याद आ रहा हो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना होता है तो पैरेलल लाइन से दिखाते हैं, और वो भी इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए, इक्वली स्पेस्ड। ऐसा नहीं कि कहीं पर डेंस हो जाए, कहीं पर रेयर हो जाए, तो इसका मतलब तो गड़बड़ हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब कहीं ज़्यादा डेंस हो जाएगा, इसका मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है हो जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं पैरेलल लाइन से।
तुम एक ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज करो कि हमारे पास कोई एक यहाँ पर पॉइंट चार्ज है और इस चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जैसे हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को हम लोग आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड दिखाते हैं। क्लियर है? अगर हम इस चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हों और सपोज करो कि हमारे पास कोई यहाँ पर एक प्लेन है, प्लेन, तो बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पर पोटेंशियल कुछ, यहाँ पर पोटेंशियल थोड़ा और कम क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पर पोटेंशियल और कम क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है, यहाँ डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा रहा होगा, यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है तो पोटेंशियल कम रहा होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर ये सरफेस इस चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो अप्रॉक्सीमेट ऐसा हम मान सकते हैं क्या कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे। यानी इन हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। और तुम इस बात को भी समझ सकते हो कि यदि हमारा ये सरफेस अगर इस चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो ये लाइंस करीब करीब अप्रॉक्सीमेट, भले यहाँ पर एंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर ये सरफेस इस चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अप्रॉक्सीमेट पैरेलल हो जाएंगे, अप्रॉक्सीमेट पैरेलल हो जाएंगे। तो कहूँ क्या कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, एक प्लेन के रूप में होगा। अगर कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, प्लेन के रूप में। कई प्लेन, ये देखो, एक कई प्लेन के रूप में ऐसे हम देख सकते हैं। इस सब के सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस सरफेस पे यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल सेम होगा। इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे यहाँ सब पर पोटेंशियल सेम रहा होगा। इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट रहे होंगे सब पर पोटेंशियल सेम रहा होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर है 10 वोल्ट, यहाँ पर है 8 वोल्ट, यहाँ पर है 6 वोल्ट। हमने पिछले वीडियो में बताया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। इसलिए यहाँ 10 वोल्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे, इस बार हमने कम ले लिया 8 वोल्ट, यहाँ और कम ले लिया 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ भी तुम देख सकते हो, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने कैसा दिखाया था, याद करो, रेडियली आउटवर्ड हम दिखाते थे। ये देखो, ये रेडियली आउटवर्ड होता था। क्लियर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटते जाते हैं। इसका पोटेंशियल इस हाइपोथेटिकल सरफेस हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम 10 वोल्ट, यहाँ पर 8 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हम घटता हुआ दिखा रहे हैं। यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ 8 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट, यहाँ 4 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ 1 वोल्ट, और इनफाइनाइट चले गए तो 0 वोल्ट था। तो हम क्या सीख पा रहे हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। क्लियर? लीनियर चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल मोड में होते हैं, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन्स के रूप में होते हैं। क्लियर है? अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखना है। इतना तो समझ में आ रहा है कि किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हाइपोथेटिकल सरफेस हम खींचते हैं। उस हाइपोथेटिकल सरफेस पे यदि कहीं हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाए तो उस हाइपोथेटिकल सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कह देते हैं। अगला हमारा हेडिंग होगा प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे समझ लो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जैसा हमने बताया कि बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन कुछ मिलते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज से कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स on equipotential surface is always
0। ये पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई भी दो पॉइंट हो, उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। समझो, केयर करो। मान लो हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, तो यहाँ पर कई इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा हम दिखा सकते हैं। यहाँ जितने भी पॉइंट हैं सबका पोटेंशियल सेम। एग्जाम्पल माना 10 वोल्ट, यही था। बहुत बढ़िया। यहाँ पर जितने भी पॉइंट, यहाँ पर भी सभी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम। एग्जाम्पल माना 8 वोल्ट। चार्ज से डिस्टेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल तो घटेगा ही। क्लियर? या इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो मैं ऐसे भी समझ लो। क्लियर है? यहाँ इसी प्रकार से 6 वोल्ट, समझ में आ रही बात? यहाँ पर जितने भी पॉइंट है, यहाँ पर सबका पोटेंशियल कितना हमने ले लिया? 6 वोल्ट ले लिया, 6 वोल्ट ले लिया। क्लियर? तो हम कह रहे हैं कि मान लो कि हमारे पास कोई ये दो पॉइंट है, कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सपोज करो कि यहाँ पर कोई दो पॉइंट है, ए और ए है पॉइंट बी। तो स्वाभाविक है कि ये दोनों पॉइंट सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। यानी स्पष्ट है कि यहाँ भी ए बराबर क्या होगा? भी बी होगा। इसलिए अगर हम तुमसे कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी क्या होगा, तो बोलोगे क्या? ये बोलोगे भी ए माइनस भी बी होगा। यानी 6 वोल्ट, भी ए भी 6 वोल्ट, भी बी भी 6 वोल्ट। ये हो गया 6 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट, और एक हट कर कितना हो गया? 0 वोल्ट हो गया। इसलिए कह लो क्या कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई भी दो पॉइंट हो, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। अगर मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट Q है, ये मान लो पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट Q है, तो हम कहें कि इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो Vp माइनस Vq 0। कोई भी दो पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हो तो उन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल कितनी होनी है? 0 होनी है। ध्यान रखना। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता क्या है? फिगर मिटाए नहीं तो ज़्यादा अच्छा। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है? नो वर्क इज डन, नो एनी वर्क इज डन इन moving a charge from one point to another point on equipotential surface. Equipotential surface. ये दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर यदि कोई दो पॉइंट हो, चलिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर यदि कोई दो पॉइंट हो, जैसे यहाँ पर ए और बी, क्लियर? तो इन दो पॉइंट पर यदि एक कोई भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करे तो वर्क डन होगा ही नहीं। मतलब मान लो कोई भी एक चार्ज हम लाएं, कोई भी एक चार्ज यहाँ पर ला के रखे, सपोज करो चार्ज है, सपोज करो Q, और इस चार्ज को हमने मूव करा दिया A से B की ओर, A से B की ओर हमने मूव करा दिया। प्रॉपर्टीज कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यदि कोई दो पॉइंट हो, जैसा हमने यहाँ पर A और B दिखाया, और कोई एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर यदि हम मूव कराते हैं तो कोई वर्क ही नहीं होगा। जैसे यानी वर्क फ्रॉम A टू B यहाँ पर कितना होगा? 0 होगा। हम मान लो प्रूव करने के लिए आ जाए तो इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करें? हमें प्रूव करके दिखाना है। जैसे हमने बताया कि बोर्ड के क्वेश्चन में आपको मिल सकता है कि वाई नो एनी वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप जवाब कैसे दोगे? कैसे एक्सप्लेन करना होता है? समझो, जो हमने एग्जांपल लिया है, चूंकि ये दोनों पॉइंट सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, स्पष्ट है कि दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। जो एग्जांपल लिया है उसके हिसाब से VA इज इक्वल टू VB, दोनों का पोटेंशियल कितना होगा? 6 वोल्ट। क्लियर? हम तुमसे कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A क्या होगा? B एंड A
तो याद इसका मतलब क्या होता है कि पॉइंट बी के पोटेंशियल में से पॉइंट ए के पोटेंशियल को घटाना होगा। और चूंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है तो वर्क कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थ्योरेटिकली हम दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? थ्योरेटिकली हम दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो अगर तुमको याद आ रहा हो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर लेक्चर, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। तो यहाँ पर कोई भी एक चार्ज को लाते हैं, ठीक है, उसी को हम टेस्ट चार्ज कहने लगते हैं और उल्टा मूव कराते हैं। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बी और ए के बीच। कोई एक चार्ज लाइए, उल्टा मूव कराइए। सपोज करो मेरा वही चार्ज क्यू है, यही टेस्ट चार्ज है, इसको उल्टा मूव करा रहे ए से बी की ओर। जो वर्क हुआ उसको नोट कीजिए। उल्टा मूव कराना है ए से बी, पोटेंशियल डिफरेंस बीच में, तो उस चार्ज को उल्टा मूव कराओ ए से बी। जो वर्क हुआ उसे नोट कर लेते हैं और उसमें हमारा चार्ज कितने कूलॉम का है उसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर इसको क्यू नॉट बोलते तो इसको भी क्यू नॉट कह देते हैं। डिवाइड क्यों करते हैं? 1 कूलॉम के हिसाब से वर्क आ जाएगा। 1 कूलॉम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क होता है वही वर्क उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। याद आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। याद आ रहा है? चूंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, 6 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट, ए कैंसिल, यानी ए कट कर हो गया 0 बाय क्यू। अगर तुम इसको क्यू नॉट बोलते थे, क्यू नॉट बोल देते, इसलिए डब्ल्यू ए बी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, 0 हो गया। स्पष्ट है? प्रूव करके तुम यहाँ पर देख रहे हो कि यदि किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर यदि तुम मूव करते हो तो कोई वर्क नहीं होना है। तुम एक चीज ऐसे भी समझ लो, क्या करो, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये ढेर सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस हम दिखा रहे हैं, ऐसे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर पॉइंट चार्ज के लिए। तुम ऐसे भी समझो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड। अरे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चरली इसको हम लोग देखते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को। समझो जरा, यहाँ पर ए मान लो मेरा है पॉइंट ए, क्लियर? ए पॉइंट ए, यहीं पर कोई एक चार्ज हमारा क्यू जिसको मूव कराना है ए से बी की। पॉजिटिव चार्ज है ना, ये देखो, केयर करते समझो, आराम से रिलैक्स होकर समझो, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पर हमने बताया है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि पॉजिटिव चार्ज हो तो उस पर फोर्स किधर लगता है, ई के डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, रेडियली आउटवर्ड काम कर रहा था, ठीक है? तो इस पर फोर्स भी लगेगा ई के डायरेक्शन में ही। स्पष्ट है? इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, स्वाभाविक है उस चार्ज पर फोर्स लगेगा ई के डायरेक्शन में। हाँ, तुमको ए से बी की ओर लेके चलना है, इसका मतलब है कि तुम फोर्स इधर लगा रहे हो, फोर्स इधर लगा रहे हो, ए परपेंडिकुलरली लगा रहे हो, ए एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तुम फोर्स लगा ए से बी की ओर मूव करना है, इसका मतलब तुम फोर्स किधर लगा रहे हो, सॉरी डिस्प्लेस किधर कर रहे हो, इधर, सॉरी फोर्स इधर लग रहा है। तुम ए से बी ला रहे हो, इसका मतलब तुम डिस्प्लेस कर रहे हो इससे 90 डिग्री पे। तो वर्क डन कितना होगा, एफ डी एस कॉस थीटा। वर्क डन कितना होगा फ्रॉम ए टू बी, तो हम कह रहे हैं कि ए होगा एफ डॉट डी एस, और इसको जब तुम ब्रेक करोगे तो एफ डी एस कॉस 90, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल 90 कॉस 90 0, कोई वर्क नहीं। तुम जैसे भी समझो, बहुत स्पष्ट है। कोई भी चार्ज को यदि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दो पॉइंट पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर मूव कराएंगे तो कोई वर्क नहीं होना है। चलिए, अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर बढ़े, कौन प्रॉपर्टी चल रहा था, नंबर 3 देख लेना, गिनती मिला लेना, ठीक।
अगला प्रॉपर्टीज कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज perpendicular at each point on equipotential surface. Equipotential surface, electric field perpendicular at each point on equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है। समझो, ये मान लो सपोज करो जैसा हम दिखा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। क्लियर है? यानी इस पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर है। बहुत स्पष्ट है यार, फिगर तो बहुत स्पष्ट कर रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ना उसके परपेंडिकुलर होता है। इस पॉइंट के परपेंडिकुलर हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम नहीं कर सकता, ऐसे काम नहीं कर सकता। तुम इस चीज़ को देखो, फिगर से प्लॉट करके देख सकते हो। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है। अब जैसे मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अभी जस्ट बात हुई, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखा रहे थे, प्लेन के रूप में दिखा रहे थे। ये प्लेन के रूप में हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस था। तुम देख लो, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत स्पष्ट है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। बहुत स्पष्ट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट के परपेंडिकुलर, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तुम ऐसे भी समझ सकते हो, हमें प्रूव करना है तुमको। ये प्लॉटिंग के हिसाब से हम ग्राफिकली तुमको इस बात को समझा रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, जैसे मान लो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट के परपेंडिकुलर, यहाँ पर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इस पॉइंट के परपेंडिकुलर। प्रूव करना है। ये मान लो हमारा सपोज करो कि यही इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्लियर? सपोज करो कि यहाँ पर कोई दो पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और माना इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो भी समझ लो ये है कितना, dr। क्लियर है? तुम एक कोई चार्ज लाए Q0, कोई भी चार्ज, तुम इसको ए से बी तक मूव करा रहे हो, ठीक। वर्क डन कितना होगा ए से बी तक मूव कराने में? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दोनों पॉइंट है, स्वाभाविक है कोई वर्क होगा ही नहीं, कोई वर्क होगा ही नहीं। क्लियर हो चुका है? नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझो। हम कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी और ए, बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो नियम कहता है कि कोई एक चार्ज लाइए, इसको उल्टा मूव कराइए। चलो हम Q0 ले आए, इसको उल्टा मूव कराए, ए से बी तक जो वर्क हुआ उसको नोट कीजिए, उसमें हमारा टेस्ट चार्ज कितने कूलॉम का है डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए। इसका मतलब है कि पॉइंट बी के पोटेंशियल में पॉइंट ए के पोटेंशियल घटाया जाए, WAB/Q0, चूँकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, क्यों हो भी क्यों ना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, इसलिए कैंसिल, ये हो गया 0, मल्टीप्लाई होकर बहुत स्पष्ट है कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा, 0। क्लियर है? तो अब जरा वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या कहता है? तो F.dr इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेस कितना हुआ है dr। अब इसको ब्रेक करो, अच्छा ब्रेक मत करो ना, इस पर फोर्स कितना लगेगा, Q0E। अरे पढ़े हुए हैं E बराबर में क्या होता है, F/Q0। वेक्टर मोड में दिखाना था ऐसे लिखा, इसलिए F इज इक्वल टू Q0E dr
बना हुआ है इज इक्वल टू डी। क्लियर। अब अगर इसको हम ब्रेक करें, क्यों नॉट, इसको तोड़े तो क्या होगा, ई डी आर एरो नहीं दे रहा, मैग्नीट्यूड की बात करें, इंटू कॉस थीटा ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, जीरो बना हुआ है। इसका मतलब है कॉस थीटा बराबर में क्या होगा, जीरो। इसका मतलब है कि थीटा बराबर में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब है कि ई और डी आर, थीटा यहाँ क्या है, ई और डी आर के बीच का एंगल है। थीटा क्या है, तो ई और डी आर के बीच का एंगल है। तो डी आर तो मेरा ए है, इसका मतलब ई इधर होना चाहिए, ई इधर होना चाहिए, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर। क्लियर है ना। थीटा क्या है, तो ई और डी आर के बीच का एंगल है। थीटा क्या है, ई और डी आर के बीच का एंगल है। मेरा डी आर तो बहुत स्पष्ट था, पहले से ए है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होना चाहिए। इसका मतलब कहूँ क्या कि हमेशा ध्यान रखना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई भी पॉइंट हो, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। चलिए ये भी हो गया। हो सकता है मेरा नंबरिंग गड़बड़ ना हो गया हो। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 4, 2 or more than 2, more than 2, two equipotential surface can never intersect to each other, intersect to each other। हमेशा ध्यान रखना कि दो या दो से अधिक भी इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ऐसा ही कुछ से जाना पहचाना लग रहा है टर्म। जब हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी बात कर रहे थे कि दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते भाई? तो हमने उसमें बताया कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट के अलोंग होता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो दो टेंजेंट ड्रॉ हो जा रहे थे। इसका मतलब है कि उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो दो डायरेक्शन हो जा रहे थे, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ ही क्यों रहे हैं? मुद्दा तो भी उठता है। हम तुमको पहले ही बताए थे कि किसी चार्ज के अगल बगल के रीजन को स्टडी करना है तो वहाँ पर हम दो टर्म यूज़ करते हैं। उसमें एक वेक्टर टर्म यूज़ करते हैं जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बोल दिया, और हम एक स्केलर टर्म भी यूज़ करते हैं जिसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला। तो इन दो टर्म से इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है तो हम चाहें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर सकते हैं। ऐसा भी हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो पोटेंशियल पता कर सकते हैं, पोटेंशियल पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में दोनों के बीच का रिलेशन क्या था उस पर हमने बात करा हुआ है। यानी पोटेंशियल पता होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जानकारी हो जाता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यदि किसी चार्ज के लिए यदि हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर कहीं ड्रॉ है तो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस को देखकर कहीं ना कहीं उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बता देते हैं। समझो क्या बोलना चाह रहे हैं, केयर करो, आएंगे उस पर भी। पहले इसको समझो कि दो या दो से अधिक इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। सोच कर देखो, मान लो हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, क्लियर, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर कई ऐसे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ले सकते हो। सपोज करो कि इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 8 वोल्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, ध्यान रखना। इस बात को ध्यान रखोगे तो कहीं पर गड़बड़ होगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होना है, घटना। ये हम दो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखा दिए। बहुत स्पष्ट है कि इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल 10 वोल्ट।
और इस सरफेस पे यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल कितना होगा, 8 वोल्ट। सही बात है। वैसे तो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती कर ले कि ना करता होगा। सोचो हम क्या बोल रहे हैं। कोई जबरदस्ती करे कि ना करता ही होगा जी, करता है, किसी ने जबरदस्ती कर ली। देखो वैसे तो हम कह रहे इंटरसेक्ट होना ही नहीं है, हम चलो मान लो कि हम इंटरसेक्ट कर दी, ये देखो ऐसे दिखा दिया, एज्यूम कर लिया कि करते होंगे इंटरसेक्ट। ये है 10 वोल्ट वाला, ये है हमारा 8 वोल्ट वाला। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे तुम क्या कहोगे? अगर इसको तुम देखते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो बहुत स्पष्ट है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल होना चाहिए 10 वोल्ट। अगर तुम इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के रूप में देख रहे हो तो बहुत स्पष्ट है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल होना चाहिए 8 वोल्ट। तो क्या हम कहें इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पोटेंशियल हम 10 वोल्ट कहें कि 8 वोल्ट कहें या फिर दोनों कहें थे? कुछ तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल 10 वोल्ट भी होना चाहिए, 8 वोल्ट भी होना चाहिए। क्या कभी एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल हो सकते हैं? नेट पोटेंशियल हम कहें कि हाँ 10 वोल्ट भी है, 8 वोल्ट भी है, कभी पॉसिबल है ही नहीं थी। इसका मतलब कि ये मानना कि दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये मानना ही गलत है यार, मानना ही गलत है। तुम ऐसे भी अब समझो, एक नजरिया ये हुआ कि भाई अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे नेट पोटेंशियल यहाँ पर दो हो जाएंगे, जो कि कभी पॉसिबल है ही नहीं। या एक तरीका ऐसे भी हो सकता है समझने का, हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर हम इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के रूप में देखते हैं तो हमने आपको प्रॉपर्टीज बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट के परपेंडिकुलर होता है। इस पॉइंट के परपेंडिकुलर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ इवन कहेंगे। अगर हम इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के रूप में देखते हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा। अरे वाह, इसका मतलब है कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डायरेक्शन दो हो जा रहे हैं। ये भी कभी पॉसिबल नहीं है, ये भी कभी पॉसिबल नहीं है। और तुमको डायग्राम से समझाएं, समझो। मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ए है, ठीक है, और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ए है। हम तो कह रहे हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, और किसी ने जिद मचा दी कि नहीं जिद करते होंगे, तो लो करा दी। क्या ऐसा मानना सही है? चेक करते हैं। अगर हम इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को अगर हम देखते हैं तो अभी हम सीख चुके हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर हम इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के रूप में देखते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ भी वही कहानी है, अरे सेम चीज़ है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो हो जा रहे हैं, कभी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं जी। इसलिए मानना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से इंटरसेक्ट करते होंगे वही गलत है। या फिर तुम ऐसे भी समझो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या कहेंगे, दो पोटेंशियल हो जाएंगे, ये भी संभव नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, एक बात ये हो गया। और लास्ट प्रॉपर्टीज जो हम लोग सीखेंगे, एक्चुअली इक्विपोटेंशियल सरफेस shows the weak or strong electric field। देखो, हम तुमको याद आ रहा हो पीछे के वीडियो में कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, तो ये काम हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की मदद से भी कर ले रहे थे। हमने बोला कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज हैं, समझाना कि वहाँ पर उस पॉइंट पर उस रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग है। याद आ रहा है? मान लो कहीं पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा काम कर रहा हो, केयर करो,
ऐसा काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं। 2 पॉइंट है ए और बी, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो हमने आपको बताया कि जिस पॉइंट के नज़दीक मान लो एक छोटा सा रीजन हमने यहाँ पर भी क्रिएट किया, एक छोटा सा रीजन यहाँ पर भी हमने क्रिएट किया, तो देखो कहाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज है। इस रीजन में देखो 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ एक ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डेंस, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर दैन ई पी। यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के मदद से कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, कहाँ स्ट्रांग है, ये तो बता ही लेते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि आखिर इक्विपोटेंशियल सरफेस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्या। हम इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों पढ़ते हैं। हम कह रहे हैं कि ये काम कहाँ पर, किस पॉइंट पर, किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, वीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के आधार पे भी हम बता सकते हैं। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर नज़दीक है, डेंस है, तो समझ जाना कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, और जहाँ थोड़ा रेयर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। जैसे समझो हमने यहाँ पर इक्वली स्पेस दिखाया, पोटेंशियल डिफरेंस 2 का यहाँ पर लेकर चले हुए हैं। इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस हमारा सेम है, लेकिन एक छोटा सा रीजन हमने मान लो यहाँ पर क्रिएट किया, छोटा सा रीजन हमने कंसिडर किया, और एक छोटा सा रीजन हमने यहाँ पर भी कंसिडर किया। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस छोटे से रीजन में 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गए, यहाँ पर एक ही आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है दैन दिस। मतलब बहुत स्पष्ट है, तुम समझो इक्विपोटेंशियल सरफेस के आधार पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वीक है, इस चीज़ को भी हम बता सकते हैं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होगा। समझ में आ रही है बात। और जैसे जैसे इस सर्किल ऐसा बढ़ता जाएगा इस पॉइंट चार्ज के कारण, तो तुम समझ सकते हो। अब मान लो अभी इतना ही छोटा सा रीजन यहाँ पर लिए, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस को कवर नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज़ समझ लेना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कहीं प्लॉटेड है, तो हम दिखा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ वीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर तुमको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए एक क्वेश्चन तुमको दिखाएं। क्वेश्चन ये तुमको दिख रहा है, ये क्वेश्चन कहीं पर मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लॉट है, जैसे कि हम दिखा रहे हैं कुछ ऐसा, तस्वीर ऐसा दिखा दिया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लॉट है क्या। और ये सपोज करो कि इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, यानी यहाँ पर जितने भी पॉइंट है सबका पोटेंशियल V1 है, यहाँ पर जितने भी पॉइंट है सबका पोटेंशियल V2 है, इसका भी पोटेंशियल कुछ ना कुछ रहा होगा। और हमसे क्वेश्चन ये भी बोल दिया है क्वेश्चन में कि V1 इज ग्रेटर दैन V2, एक क्वेश्चन मेंशन है। तो हमसे कह रहा है कि ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन्स ऑफ फोर्स। पहला नंबर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, और इसके आधार पे हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को प्लॉट कीजिए। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को प्लॉट करते हैं। तो बस तुमको ध्यान क्या रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ तुम यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर इस रीजन में देखो, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस डेंस नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा अलग अलग है, क्लियर है। जब अलग अलग है तो स्वाभाविक है थोड़ा दूर दूर है, ऐसा बोलना होगा। यहाँ पर डेंस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। यहाँ पर थोड़ा जो ज़्यादा रेयर नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। बस यही 2 जानकारी के आधार पे हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को प्लॉट कर देते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर प्लॉट करके दिखा रहे हैं, ऐसे करके कुछ हम दिखा देते हैं। बस ये ध्यान रखना है ना कि ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है जी, बस हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर प्लॉट करना है। और थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा अच्छा होता है कि इसको और थोड़ा क्लोज दिखा देते, और क्लोज थोड़ा सा और कुछ दिखाते। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को थोड़ा हम इधर डेंस दिखा रहे हैं, इधर थोड़ा हम डेंस दिखा रहे हैं। इस वजह में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को डेंस दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है
और ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ थोड़ा दूर दूर जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, वीक रहा होगा। तो एक कभी कभी इस प्रकार से दे देते हैं प्लॉट कर दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस को और बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करें, तो ऐसे हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो प्लेट है, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। देख लो, अगर तुम थ्योरी ठीक से समझ लिए कितना आसान हो जाता है काम। दो प्लेट है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। स्वाभाविक है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद आ रहा है ना कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आउटवर्ड बाहर की ओर निकलता हुआ, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर की ओर आता हुआ। दो प्लेट है, उनके बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल लाइन से दिखा रहे हैं। और हम कोई क्लोज लूप तुमको यहां दिखा रहे हैं, एक क्लोज लूप है ए बी सी डी, ठीक। और कोई एक चार्ज, कोई भी एक चार्ज को हम ए से बी पर ले गए, बी से सी पर ले गए, सी से डी पर ले गए, डी से ए पर ले गए, यानी क्लोज लूप। यानी हमें वर्क डन चाहिए ए बी सी डी ए, इस क्लोज लूप के लिए वर्क डन चाहिए। क्लियर है? हम कोई एक चार्ज को ए से बी सी डी ए इस पथ के अलॉन्ग एक क्लोज लूप बना दिया, करा कितना वर्क होगा, कितना वर्क होगा, चलो देखते हैं। सपोज करो कि इस पॉइंट ए पर जो चार्ज रखा गया है, क्यू रखा गया है, तो इस पर फोर्स पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज पर जब भी फोर्स लगता है ई के डायरेक्शन में लगता है। तो जब चार्ज यहाँ पर था तो फोर्स लगा ई के डायरेक्शन में, ई के डायरेक्शन में। जब यहाँ से इधर बढ़ने लगे फोर्स लग रहा है उधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, एंगल 90 डिग्री। जब ए से बी फोर्स भी राइट, डिस्प्लेसमेंट भी राइट, तो एंगल 0। जब बी से सी की ओर बढ़ने लगे तो फोर्स अभी भी उधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर 90 डिग्री एंगल। जब इधर बढ़ने लगे सी से डी की ओर तो फोर्स अभी भी उधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर, यानी एंगल 180 डिग्री। जब डी से ए की ओर बढ़ने लगे तो फोर्स अभी भी उधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर, यानी एंगल 90 डिग्री। तो इस क्लोज लूप के लिए वर्क चाहिए, तो हमने बोला कि ऐसा करते हैं कि पहले वर्क डन फॉर ए टू बी प्लस वर्क डन फॉर बी टू सी प्लस वर्क डन फॉर सी टू डी प्लस वर्क डन फॉर बी टू ए, ए टू बी, वर्क डन फॉर बी टू सी, वर्क डन फॉर सी टू डी, वर्क डन फॉर डी टू ए। इस पर फोर्स कितना लग रहा है, तो क्यू नॉट ई। वेक्टर मोड में जाना है तो ऐसे जाओ, ठीक है। वर्क डन फॉर ए बी, तो हम कह रहे हैं एफ डॉट वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। आप ए से बी तक ले गए तो फोर्स एफ, डिस्प्लेसमेंट ए बी। वर्क डन फॉर बी सी, फोर्स उतना ही लग रहा है लेकिन इस बार डिस्प्लेसमेंट बी सी हो रहा है। आप बी से सी ले गए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया, बी सी, प्लस वर्क डन फॉर सी डी, तो एफ डॉट सी डी प्लस एफ डॉट सी डी, एफ डॉट डी ए। समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है? अरे ए से बी वाला क्या होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। बी से सी वाला वर्क कितना होगा, बी से सी वाला वर्क कितना होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस पर कितना हो गया, बी सी। समझ में आ रही है बात? एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, क्लियर है, डॉट ए बी। एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डॉट बी सी। घेर दूँ, एफ इज इक्वल टू बहुत स्पष्ट क्यू नॉट ई डॉट सी टी, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डॉट 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 डी। ब्रेक करो, क्यू नॉट ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो इसको ब्रेक करोगे तो ई ए बी, एरो नहीं मैग्नीट्यूड,
ई और ए बी के बीच का एंगल, ए बी इधर, ई उधर, ठीक है, समझो समझो क्या बोल रहे हैं, ए बी इधर, ए बी इधर और ई उधर, cos 0 प्लस क्यू नॉट, इसको ब्रेक करो, ए डॉट बी, तो ई बी सी, ई राइट की और बी सी इधर, बी सी एंगल कितना 90, तो cos 90 डिग्री प्लस यहाँ आ गया क्यू नॉट ई ए डॉट बी सी डी, इस ई इधर, सी डी इधर, ई इधर, सी डी इधर, एंगल कितना 180, कितना हो जाएगा 180, cos 180 प्लस क्यू नॉट ई, इसको ब्रेक कर रहे हैं, डी ए, ई और डी ए के बीच का एंगल, ई इधर डी ए इधर, cos 90, समझ में तो आ ही रहा होगा इतना, cos 90 कितना होता है 0, तो ए तो गेम से बाहर, यहाँ भी cos 90 कितना होगा 0, ए भी गेम से बाहर, क्लियर, तो कितना हो गया, ये दो टर्म बचे, cos 0 1, cos 180 -1, ये हो गया क्यू नॉट ई ए बी, cos 180 -1, ये हो गया माइनस बीच में कर दिया, क्यू नॉट ई सी डी, अब चूँकि ए बी और सी डी इक्वल है इसलिए कट गया, तो कितना होगा 0, यानी हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा था ना कि कोई एक चार्ज दिया और इसको एक क्लोज लूप में घुमा दिया, कितना वर्क होगा 0, क्लियर हो गया। शॉर्ट में एकदम बनाना हो, शॉर्ट में बहुत स्मार्ट तरीका, हमने तुमको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ऐसा हमने आपको बताया, और कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन कहता है कि वर्क डन इन राउंड ट्रिप, वर्क डन इन साइकिल कितना होता है 0, तो बहुत स्पष्ट है यार, इतना लंबा चौड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं था। हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और चूंकि कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन कहता है कि राउंड ट्रिप में या साइकिल में उसका वर्क कितना होता है 0, तो आप एक साइकिल ही बना रहे हो, एक राउंड ट्रिप बन रहा है, तो वर्क डन कितना होगा 0। तो सिंपल यहाँ पर इतना लंबा चढ़ाव ना करके बस सिंपल यहाँ पर रीजन मेंशन कर देते हैं कि सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड एज वी नो दैट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स कि वर्क डन इन राउंड ट्रिप ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, छोटा छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत काम का, और जितने भी प्रॉब्लम होंगे तुम आप हैंडल कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को एक ग्राफ मेंशन कर रहे हैं, क्लियर, पोटेंशियल या पोटेंशियल एक्सिस है और ए मेरा डिस्टेंस एक्सिस है, और ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया जा रहा है। एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, क्लियर। तो कह रहा है कि आप बताइए कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, समझो। तुमको याद आ रहा हो तो E बराबर में -dV/dx होता है, क्लियर। अब तुम देखो यहाँ से, देखो ये पोर्शन को देखो, इस पोर्शन में पैरेलल लाइन, इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा है, पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा है। इस रीजन में पोटेंशियल क्या है, इस रीजन में भी क्या है, मेरा कांस्टेंट है। अरे यार जब भी कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है, माइनस भी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंस इसमें कितना होता है 0। इसका मतलब साफ है कि पॉइंट ई पर, फर्स्ट का जवाब ले रहे हैं, हमसे कह रहा है किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो बहुत स्पष्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना होगा 0। स्पष्ट, क्लियर है, समझ में आ रहा है सर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस रीजन में देखो यहाँ पर
ये पैरेलल लाइन है, इसका मतलब इस रीजन में भी चेंज नहीं कर रहा, भी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्लियर है भाई? एक बात ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर अगर तुम मूव करोगे तो पोटेंशियल, जैसे मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहीं पर दिया गया है, ये मान लो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। चलो अगले क्वेश्चन बात करते हैं इस पर, एक ले लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। क्लियर है कि पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। अब हमसे कह रहा है किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्स है। सोच कर देखो यार, यही रिलेशन है, इसी पर केयर करो। इसके बाद पोटेंशियल घटना शुरू कर गया है, पोटेंशियल घटना शुरू कर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटना शुरू हो गया होगा। याद करो, अभी जस्ट कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं। याद आ रहा है ना? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, पहला प्रॉपर्टी ये कहा। और हमने बोला कि इसका मतलब है कि पोटेंशियल घटने पर 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट पोटेंशियल घटने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। या तो यहाँ से तुम सोचो ना कि इलेक्ट्रिक, यहाँ पर जो है पोटेंशियल घटना शुरू हो गया है, भी घटना शुरू हो गया है, भी घटना शुरू हो गया है, तो पोटेंशियल घटेगा तो स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा। इसका मतलब साफ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए सबसे मैक्सिमम होगा। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट यहाँ पर, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पर एकाएक इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्स। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर घटने शुरू हो गए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम तुमको दिखाएं कि अब एक एच.सी. वर्मा का एक क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 62 है। 2 फिगर दिया गया है। चलिए पहले फिगर को पहले हम दिखा दें। यहाँ पर ऐसे कुछ तस्वीर, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, यानी यहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल 40 वोल्ट। क्लियर है? यहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल 30 वोल्ट, 20 वोल्ट। समझ में आ रही है बात ना? ये सभी एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। और ये 10 सेंटीमीटर, ये है x सेंटीमीटर में दिया है, ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, ये y है सेंटीमीटर में। क्लियर है? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर दिखाया गया है। तो हमसे कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दिया गया है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बात करना है। चलो पहले बात डायरेक्शन पे ही हो जाए। तो डायरेक्शन क्या होगा? ये सरफेस एक प्लेन के रूप में दिख रहा है, ये प्लेन है, प्लेन प्लेन प्लेन। तो बहुत स्पष्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म होगा। समझो इस बात को, पकड़ो हम क्या बोल रहे हैं। चूँकि यहाँ पर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस एक प्लेन के रूप में दिख रहा है, ये प्लेन, और हमने बोला है कि प्लेन के रूप में इक्विपोटेंशियल सरफेस तब तुमको दिखता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। यानी इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, इतना तो समझ में आ गया। यानी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है, स्वाभाविक डायरेक्शन में सेम रहा होगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? तो हमने बोला कि डायरेक्शन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो हम थोड़ा दिखाएं। यहाँ पर ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अभी ऐसे होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर,
ऐसे परपेंडिकुलर, और भी दिखा सकते थे हम लोग ऐसे करके। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, यही बात तुमको पकड़ना है जी, और भी दिखा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इतना तो क्लियर हो गया कि परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम दिखा दिया डायरेक्शन यहाँ। अब रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को हम कैसे प्रेडिक्ट करें, तो E बराबर में होता है -dV/dr। क्लियर है? हाँ, यहाँ x का टर्म चल रहा है तो तुम चाहो तो यहाँ dx ही बोल दो जी, कोई बात नहीं। अगर यहाँ r का टर्म होता तो यहाँ r ले लेते। अब समझो, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए, अगर हम पॉइंट A कहें, इसको हम थोड़ी देर के लिए पॉइंट B कहें, इसको थोड़ी देर के लिए हम पॉइंट C कहें, ठीक है? तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव, कोई दो लगातार इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लो, कोई दो लगातार इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ए है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ए है, इनके बीच के डिस्टेंस को अगर हम थोड़ी देर के लिए dr कहें, dr, तो dr कितना होगा, तो ये 30 डिग्री है, बहुत स्पष्ट है जी, 10 सेंटीमीटर था ना, 30 डिग्री है तो बहुत स्पष्ट है 60 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे ये दोनों लाइन थे। तो इस ट्रायंगल में अगर तुम चलोगे, इस ट्रायंगल में, तो cos 60 क्या होगा, cos 60 क्या होगा, cos 60 क्या होगा, तो AB बाई AC, AB निकालना चाह रहे हैं, AC 10 सेंटीमीटर, 20, 30, यानी ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ठीक है? cos 60 1/2 AB/10, यानी क्लियर हो जाता है कि AB जिसे हम dr कह रहे हैं, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यानी ADR आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है? अब तुम सोचो, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा, सिर्फ dV/dx, माइनस हटा दिया। dV मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, तो इनके बीच चेंज इन पोटेंशियल, एक 10 वोल्ट, एक 20 वोल्ट, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया, 10 वोल्ट। अरे सोचो ना यार, इन दो के बीच dV मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, dx मतलब क्या, उन्हीं दो के बीच का डिस्टेंस। हम कहें कि इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, यानी 10 वोल्ट, dV की जगह पर 10 वोल्ट, और dx मतलब उन्हीं के बीच का डिस्टेंस, यानी dr कितना होगा, dr 5, यानी क्लियर हो गया है। लेकिन क्या है ना, 5 सेंटीमीटर है, एक वोल्ट में है, एक जात में लेके चलना पड़ेगा 10 वोल्ट, और 5 सेंटीमीटर को मीटर में लाना होगा 10 के पावर -2, ये ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, 2 0 और 5, 200 वोल्ट, ये हम लोग का आंसर हो गया। समझो, रिलेशन यूज किया, E बराबर में dV/dx, dV मतलब क्या कि इन दो पॉइंट, इन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, और dx मतलब उन्हीं के बीच के डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस मतलब dr, यहाँ अगर तुम इसको dx यहाँ बोल रहे हो तो dr ही छोड़ दो, या छोड़ dr ही छोड़ देते हैं, dr लेके चल रहे हैं, तो dr कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बदला, क्लियर हो गया। यानी क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, ये भी समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकल चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमको जल्दी से इसी का 62 दो भागों में क्वेश्चन बटा हुआ है, जल्दी से इसको भी हम दिखा देते हैं। 62 का ही सेकंड पोर्शन फिगर कुछ ऐसा दिया गया है, नहीं बनेगा अच्छा क्या, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ओके, ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका 60 वोल्ट, यानी इस पे जितने भी पॉइंट है सबका पोटेंशियल कितना है, 60 वोल्ट, ठीक है। ये है 30 वोल्ट वाला, हर पॉइंट पर पोटेंशियल 30 वोल्ट, ठीक है।
और ये है 20 वोल्ट वाला। बहुत स्पष्ट। यहाँ भी वही कहानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेडिक्ट करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। पहला नंबर कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक प्लेन के रूप में नहीं है, यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, अब सोचो, मान लो हम कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को पकड़ लें, यानी 460 वोल्ट वाला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसको देखते हैं। इसको सपोज करो कि यहाँ पर मान लो क्यू अमाउंट का चार्ज रखें, लेट, तो V इज इक्वल टू होता है KQ बाई आर। KQ बाई आर, V कितना है? इसके लिए V कितना है? 60 वोल्ट यूनिट पे लेके चल रहा है। K वैल्यू, Q छोड़ दिया, R 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 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अरे भैया यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा वही तो निकाल रहे, 10 सेंटीमीटर, तो 10 के पावर -2, यानी ये हो गया KQ बराबर में मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? 6, ये मीटर में आ गया ना, और यहाँ सेंटीमीटर में था, 10 के पावर -2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर में आ गया, ये से मल्टीप्लाई हो गया 6, ये वोल्ट, ये मीटर। ठीक है, KQ का वैल्यू निकला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर में क्या होता है? KQ बाई आर स्क्वायर। KQ का वैल्यू कितना है? 6 वोल्ट मीटर, आर स्क्वायर। आर को वैल्यू यहाँ पर रिटर्न नहीं करना है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, इसलिए आर का टर्म हमने यहाँ पर छोड़ दिया एज इट इज। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आर का मान 10 ले लो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हो तो आर के जगह पर 20 ले लो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हो तो आर के जगह पर 30 ले लो। इसलिए यहाँ जो आंसर छूटेगा वो आर के टर्म में ही छूटेगा। क्लियर? तो आज हम लोग सीख रहे थे इक्विपोटेंशियल सरफेस और उनके प्रॉपर्टीज, और साथ में कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन। तो आज ये हम लोग का चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आज हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगला वीडियो हम लोग गॉसेस थ्योरम को देखेंगे, 3rd चैप्टर होगा। इसके बाद कैपेसिटर होगा 4th चैप्टर, और इस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो बहुत जल्द हम लोग मुलाकात करें एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम होगा गॉसेस थ्योरम। तो आज यहीं पर वीडियो को रोकेंगे, बहुत जल्द मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।